फिर लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट से सब कुछ बदल दिया। सो वेलकम टू द स्टोरी ऑफ लुईस पास्चर्स ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट। तो आइए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स कौन-कौन से हैं। लुईस पास्चर, his assistant, a mother, and her child was a Mr. Prince, a village doctor, a lab doctor, and the villagers. इस स्किट में हम उनका फेमस सोनिक क्लास के एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, जिसमें पास्चर ने प्रूव किया कि माइक्रोब्स ही स्पॉइलेज और बीमारी के जिम्मेदार हैं। तो आइए देखते हैं कैसे उन्होंने अपने समय की ट्रेडिशनल विजडम को चैलेंज किया और मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का रास्ता प्रशस्त किया। जैसे हवा से ही सब बदल जाता है, लेकिन एक साइंटिस्ट लुईस पास्चर इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन के विचार को गलत साबित करने लगे। देखो चार्ल्स, जब मैंने ई से ऑक्सीजन को निकाल के दिया, तब भी तुझे शुगर है बहुत में हो ही गया है। और यदि इसमें हवा गई नहीं तो ये कैसे हुआ? ये पक्का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक केमिकल प्रोसेस नहीं जो हवा में अपने आप हो जाए। सर, यानी इसका मतलब कि फर्मेंटेशन एक्चुअली लिविंग सेल माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? बिल्कुल चार्ल्स, ईस्ट भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है और वही तो इथेनॉल बनाता है। और अगर जब अनवांटेड बैक्टीरिया ईस्ट में मिलते हैं तभी तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। यही कारण है कि जो दूध और पानी खराब हो जाते हैं। पास्चर ने सबसे पहले ये बताया कि हर फर्मेंटेशन एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करता है। उन्होंने कहा माइक्रोब्स आर एवरीवेयर बट नॉट ऑल आर हार्मफुल। चार्ल्स, ये देखो, जब मैंने स्वान क्लास में रॉक को बॉइल करके डाला और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके मार दिए, तब कुछ महीनों बाद भी ये बहुत सुरक्षित रहा। इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं किए। पर जैसे ही मैंने इसका नेट को तोड़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद अपने आप आ गए। इसका मतलब साफ है कि लाइफ हवा में अपने आप नहीं आ रही है, बल्कि डस्ट पार्टिकल के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। तो ये थ्योरी से मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि लाइफ इज नॉट एन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लाइफ इज नॉट कम्स फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली, दे कम फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली। तो इसी प्रकार लुईस ने अपना सोनिक क्लास एक्सपेरिमेंट की मदद से ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टॉटल की बात को गलत साबित करते हुए ये प्रूव किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली। सर, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डिजीज भी इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? बिल्कुल चार्ल्स, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड ड्रिंक को कंटामिनेटेड कर सकते हैं तो हमारे शरीर को क्यों नहीं अफेक्ट करेंगे? यही तो मेरी थ्योरी ऑफ डिजीज की शुरुआत है। इसी थ्योरी ने पूरी मेडिकल साइंस को बदल दिया। हाइजीन, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन का बेस इसी सोच से बना। साइंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक के ज्ञान का सफर होता है। 18वीं सदी में एडवर्ड जेनर ने ये देखा था कि यदि किसी को काउ पॉक्स होता था तो उसे स्मॉल पॉक्स जैसी गंभीर बीमारी नहीं होती थी। उन्होंने दुनिया को बताया कि एक कमजोर रोग का जर्म शरीर को मजबूत बना सकता है। और अब कुछ दशकों बाद लुईस पास्चर उसी रास्ते पर अपनी खोज कर रहे थे, पर इस बार उनका बैटलफील्ड था वर्ड पर। सर, ये चिकन फिर बीमार हो रहे हैं, सेम वही पुरानी कंडीशन हो रही है, स्वेलिंग हो रहा है, खाना नहीं खा रहे हैं, वीकनेस है, ऐसा क्यों सर? चार्ल्स, यही तो एक बर्ड कोलेरा है जो आजकल पोल्ट्री को पूरा बर्बाद कर दे रही है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या हम इन चिकन्स को बचा सकते हैं, क्या हम इनके शरीर को इस प्रकार इम्यून कर सकते हैं कि ये खुद ब खुद उससे बच सके। क्या ये मुमकिन है सर? बिल्कुल चार्ल्स, साइंस में कुछ भी नामुमकिन जैसी चीज नहीं। यदि हम लोग प्रयास करें तो सफल अवश्य होंगे। चार्ल्स, मैंने ये देखा है कि यदि हम लोग फ्रेशली कल्चर्ड स्ट्रेन को चिकन्स में इंजेक्ट करते हैं तो सारे
इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। ऐसा क्यों सर? ये क्या है? बिल्कुल, ये सर जेनर के एक्सपेरिमेंट जैसा ही है। सर जेनर ने कॉकपॉक्स से स्मॉल पॉक्स को ठीक किया तो उनमें बैक्टीरिया से बैक्टीरिया के रोग को ठीक कर रहा। साइंस के प्रिंसिपल एक ही होते हैं, बस उनके प्रयोग करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग इन वीक पैथोजेंस को वैक्सीन बुलाएं। सर वैक्सीन की कुछ और तो कह सकते हैं। सर जेनर ने भी तो अपने काम की शुरुआत कॉकपॉक्स से ही की थी और लैटिन में कॉक का मतलब बेका होता है। हाँ सर, काउंट तो पता कहते हैं। और इसी तरह वर्ड कलर एक्सपेरिमेंट से एक नई दुनिया का जन्म हुआ, जहाँ रोग से लड़ाई भी एक रोग के जरिए जीती गई। इसी सोच में रबीज, एंथ्रैक्स और मॉडर्न इम्यूनोलॉजी का रास्ता खुला। पास्टर सर, रबीज भी मर रहे हैं, क्या इसका कोई उपाय है? हाँ, मैंने ये देखा है कि यदि हम लोग पैथोजेंस को ठीक करके शरीर में इंजेक्ट करें तो वो शरीर खुद ब खुद अपने बचाव के लिए एंटीबॉडीज बना ही लेती है। हम लोग इसका प्रयोग करके रेबीज के लिए कुछ तो कर सकते हैं और मेरी अगला प्रयोग भी इसी फील्ड में है। सर ये बहुत रिस्की है। अगर वायरस स्ट्रॉन्ग निकला तो फिर हम क्या करेंगे? साइंस बिना रिस्क मुमकिन नहीं। यदि हम लोग रिस्क ना लें तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? हम लोग तो हमेशा भी हथियार पे ही नहीं जाएंगे। पास्टर ने जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स किए, वायरस को ठीक करके रेबीज वैक्सीन तैयार की, लेकिन अब तक किसी इंसान पर कभी टेस्ट नहीं हुआ। पिलवा कहाँ है? और इसी प्रकार जोसेफ को कई बार कुत्ते ने काटा, लेकिन उसके घर वाले उसे नजरअंदाज करते गए, लेकिन जिसकी वजह से जोसेफ की बॉडी में वो जहर फैलता गया। लेकिन देखते हैं कुछ दिन बाद ये वाला पिछवा कहाँ है? चलो गांव के डॉक्टर के पास चलते हैं, शायद वो कुछ कर सकें। खोचा मिला जो रखा डॉक्टर के पास चले, डॉक्टर क्या बोलते हैं? है। चुपा जा। ये तो बहुत खतरनाक है, उसको कुत्ते ने कई जगह से काटा। क्या कर रहा है? अच्छा
खोपचा में क्या कर रहा है? ये लोग जान के इंजेक्शन में जाएगा, ये लोग बच नहीं सकता। हमने सुना था कि इसमें एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट है, न्यूज़ पास्टर, जो रेडियो पे कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हो सकता है उनके पास कोई पावर। पेरिस जितनी भी दूर ना हो डॉक्टर साहब, मैं जरूर जाऊंगी। अरे थोड़ी सी उम्मीद है कि अपने बेटे को जरूर जाऊंगी डॉक्टर साहब। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भगवान करे बच्चा सच में बच सके। और इस तरह एक माँ अपनी पूरी हिम्मत सबसे रिस्की एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहे थे एक ऐसे वायरस से लड़ने के लिए जिसका इलाज दुनिया में अब तक नहीं था, रेबीज। मास्टर साहब, ये लड़का जोसेफ है, इसको कुत्ते ने काट लिया और इसमें सिम्टम दिखने लग गए और इसकी आखिरी उम्मीद आ गई। रेबीज तो उसके शरीर में पूरी तरह से फैल चुका है। अभी तो मैंने सिर्फ जानवरों में इसका प्रयोग किया था, अभी मैंने आज तक कभी इंसानों में इसका प्रयोग तो नहीं किया इस वैक्सीन का। सर मेरे बेटे को पागल से नहीं काट लिया है। सर कह रहे हैं इसके बचने का कोई चांस नहीं है। मैं आपके पास अंतिम आस लेके आई हूँ सर, मेरे बेटे को हो जाएंगे सर। सर, आप ऐसा कर तो रहे हैं, लेकिन अगर इंजेक्शन अगर फेल हुआ तो लोग कहेंगे कि आपने इस बच्चे की जान रिस्क में डाल दी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं इस बच्चे को ऐसे ही मरने दे दूं? नहीं सर, मैं आपका कहना है। साइंस बिना रिस्क मुमकिन नहीं है। आज तो हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। डॉक्टर, पेशेंट को इंजेक्शन के लिए तैयार करिए। पास्टर माँ, ने मैं आपको भरोसा ये दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से मेहनत करूंगा। मैं आपको झूठी आस को ये देना नहीं चाहता कि मैं आपके बच्चे को बचा ही दूंगा, पर अगर मैं कुछ नहीं किया तब भी तो आपका बच्चा मर ही जाएगा। पास्टर ने अपने लेबोरेटरी के एक्सपीरियंस से विकिड वायरस तैयार किया। उन्होंने 14 दिन तक जोसेफ को अलग-अलग स्ट्रेंथ के इंजेक्शन दिए। अब देखते हैं आगे। सर टुडे इज लास्ट डोज। जोसेफ अब पहले से बहुत बेहतर लग रहा है, लगता है बहुत ठीक हो गया है पहले से। हाँ, इसका फीवर भी उतर गया है और मुझे लगता है कि इसके शरीर ने रेबीज के खिलाफ एंटीबॉडीज भी बना दी है। हाँ, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से ठीक है। हाँ ये लास्ट डोज था, पर तुम आगे से ऐसी गलती मत करना, बार-बार कुत्ते को परेशान मत करना। पक्का है? जोसेफ, क्या तुम पहले से ठीक हो? पहले से बेहतर महसूस करते हो? अभी तो आप ठीक हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसी बदमाशी नहीं करना, ठीक? वेरी गुड, जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचाने के लिए। आपने मेरे बेटे की जान बचाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद हम पर इस साइंस को कहिए, उसी की वजह से ये मुमकिन हुआ। ये था इतिहास का पहला सफल रेबीज वैक्सीनेशन। साइंस ने महत्वपूर्ण